हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट बुक, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस पर हमने पहला वीडियो आपको बनाया था, निश्चित तौर पे आपको पसंद आया और आपने बहुत उसे प्यार दिया। आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड लेक्चर का, जो इसका सेकंड पार्ट है कि चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसके बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि चुनाव का मतलब क्या है। तो लोकतांत्रिक देशों में जनता जिस विधि के द्वारा अपना उम्मीदवार चुनती है, उसी विधि को हम क्या कहते हैं, उसी विधि को हम चुनाव कहते हैं। और ये चुनाव हमारे लिए दो तरह के होता है, जिसे हम एक को प्रत्यक्ष और दूसरे को अप्रत्यक्ष कहते हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत में चुनाव व्यवस्था, भारत में जो चुनाव व्यवस्था है वो कैसी है, कैसे नहीं है और कैसे कैसे क्या काम करती है। दोस्तों, तो चलिए हम बात करते हैं इसके ऊपर। कहा जाता है कि चुनाव संचालन करने की व्यवस्था, हमारे देश में चुनाव को कराने के लिए एक व्यवस्था है, जिसे हम चुनाव आयोग संस्था है, एक संस्था, इसे हम लोग क्या कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। चुनाव आयोग की एक संस्था है, और ये चुनाव आयोग की जो संस्था है, इसी के अंदर एक हमारे यहाँ आयुक्त हैं, जिसे हम चुनाव आयुक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? चुनाव आयुक्त कहते हैं। और यही चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो हमारे यहाँ चुनाव करते हैं। ये 3 लोगों की बॉडी होती है, जिसमें एक व्यक्ति मुख्य होते हैं, जिसे हम मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त। और एक होते हैं जो 2 लोग अलग होते हैं, इन्हें हम अन्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। अन्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। और ये अन्य चुनाव आयुक्त, इस तरह से देखा जाए तो चुनाव आयुक्त के अंदर कितने हो गए? 3 लोगों की एक संस्था है, जिसमें एक व्यक्ति मुख्य होते हैं, जिसमें अभी हमारे वर्तमान में जो है मुख्य क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार हैं, ज्ञानेश्वर कुमार, ठीक है, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्हीं के हाथों में ये जिम्मेदारी होती है कि चुनाव का क्या करना है, संचालन करने की व्यवस्था होती है। और पूरे देश स्तर पर जब चुनाव होता है, वो चुनाव लोकसभा का हो या फिर वो विधानसभा का हो, तो इसकी जिम्मेदारी चुनाव आयुक्त की होती है। दूसरा कह रहा है क्या कि इसके प्राधिकार तथा नियम भी होते हैं। निश्चित तौर पे जो भी इस चुनाव आयोग के कराने के नियम दिए गए हैं, वो हमारे यहाँ संविधान के भाग, संविधान के अनुच्छेद जो है, संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक इसकी चर्चा की गई है। और इसी के बीच में आर्टिकल में हमारे सारे प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रकार भारत में चुनाव की व्यवस्था की जाती है, और सारा जिम्मेदारी हमारे किसके पास होता है? चुनाव आयुक्त के पास होता है। अब कह रहा है कि भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम है, निश्चित तौर पे नियम दिए गए हैं, कुछ कानून भी बना है, और एवं स्वायत्त संस्था। स्वायत्त संस्था कौन है? तो चुनाव आयुक्त दोस्तों एक स्वायत्त संस्था है, उस पर किसी बाहरी व्यक्ति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। के गठन के नियमों से वो सूचीबद्ध कर रखा है। विस्तृत नियम कानून संशोधन परिवर्तन का काम कौन करती है? विधायिका करती है। निश्चित तौर पे विधायिका हमारी इसकी जिम्मेदारी उठाती है, और इसी विधायिका के माध्यम से परिवर्तन हमारे यहाँ होता है। अब कह रहा है कि चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन, निश्चित तौर पे चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन होता है। हमने भी बताया कि हमारे यहाँ चुनाव आयोग है, जिसमें 3 लोग हैं, जिसमें से 2 तरह के हैं, एक व्यक्ति मुख्य है और 2 व्यक्ति अन्य हैं। उनकी कार्य प्रणाली, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन मत दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी, आदि सभी स्पष्ट रूप से लिखा गया है। किसमें? चुनाव व्यवस्था में,
चुनाव आयोग के जो नियम कानून है उसमें सब कुछ किया गया है। इस प्रकार भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और उस चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो अपना काम करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे हमारा बात क्या कह रहा है कि अब आता है कि चुनाव में जिस प्रतिनिधि को ज्यादा वोट मिलता है वह चुनाव क्या करता है, वही चुना जाता है। अर्थात जिसको ज्यादा वोट मिल गया वह व्यक्ति जीत गया और जीतने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। कह रहा है कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव में जनता वोट देती है। क्या करती है? जनता वोट देती है। निश्चित तौर पे हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता वोट देती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। जनता को अपनी पसंद से नेता चुनने का भी बहुत सारी विधियां दी गई है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। इसी विधि के माध्यम से चुनाव आयोग हमारा चुनाव करते हैं, जिसको हम लोग समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली भी हम कहते हैं। अब कह रहा है कुछ तरीकों से बड़े दलों को लाभ पहुंच जाता है, कुछ तरीके बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में जाते हैं, तो कुछ अल्पसंख्यक संरक्षण भी करते हैं। कहने का मतलब यह है कि दो जो ये चुनाव का प्रक्रिया है ना, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष विधि को ही हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? सर्वाधिक वोट की प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं। इसमें होता यह है दोस्तों कि खड़ा तो कई लोग होंगे, जिनको भी एक वोट अधिक मिल जाता है ना, वही व्यक्ति चुनाव जीत जाता है। ऐसे प्रक्रिया में उम्मीदवार के पास मतलब लोगों के पास कई उम्मीदवार होते हैं और कई ऑप्शन होता है, जिसको चाहे वो वोट दे करके जीत सकता है। और इसमें बहुत ज्यादा समझ की जरूरत नहीं होती है, बहुत आसानी से व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ 5 लोग खड़े हुए हैं, इसमें से ये मेरा पसंदीदा व्यक्ति है, मैं उसे वोट दे सकता हूँ, एक वोट अपना उसी को देंगे। ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कई बार इसमें ये होता है कि जैसे कि मेन लीडर होता है और उसकी वजह से अन्य एक मुख्य व्यक्ति हो गया, चुनाव में आ गया कि नहीं भैया इसके नाम पे वोट देना है, तो कैंडिडेट कैसा भी हो लोग ये ध्यान नहीं देते हैं। वो ये देखते हैं कि मुख्यमंत्री ये बनने वाले हैं, तो उनके उम्मीदवारी में कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है, हम उनको वोट देते हैं, तो इसी से इनको लाभ मिल जाता है। ये बात बता रहा था कि कुछ तरीके से बड़े दलों को लाभ मिलता है, जैसे सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली, और कुछ तरीके बहुसंख्यक समुदाय के भी पक्ष में चले जाते हैं। तो हर तरह से दोनों तरीकों में से जिसको जो उचित लगता है उसके पास व्यवस्था चली जाती है। अब कह रहा है कि संपूर्ण देशों को कितने निर्वाचन? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। पूरे देश को हमारे कितने निर्वाचन क्षेत्र में बांटा गया है? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही व्यक्ति को चुना जाता है, भले खड़ा कई होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 1 भी खड़ा हो सकते हैं, 4 भी खड़ा हो सकते हैं, 20 भी खड़ा हो सकते हैं। जो खड़ा होगा वो प्रतिनिधि कहलाएगा और वो चुनाव लड़ेगा, लेकिन जीतेगा तो कोई एक ही आदमी जीतता है। जिसको सबसे ज्यादा मत मिला होता है उसे ही विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली कहते हैं। चुनावी दौड़ में जो प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी से आगे निकल जाता है उसी की जीत होती है। इसे ही हम बहुलवादी व्यवस्था या सर्वाधिक जीत से प्रणाली हम कहते हैं। इसी को हम लोग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ रहा होगा कि भारत में एक चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग क्या करता है कि चुनाव कराता है। उसके लिए 3 बॉडी हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त भी है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ये तीनों लोग मिल करके भारत में चुनाव कराते हैं, और लोकसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे अन्य कोई भी चुनाव हो, जिसके लिए 2 प्रकार के हम विधि का प्रयोग भी करते हैं। और इसी विधि से लोगों को किसी को लाभ मिलता है तो किसी को कहीं कहीं पर नुकसान भी हो जाता है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला कह रहा है कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले, अब देखिए अब 2 पर्दा होता है। अब इसमें आता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? समानुपातिक
प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है। दो तरह की प्रणाली होती है, एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एक होता है दोस्तों हमारा सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली में कोई ज्यादा समझने की बात नहीं है, उसमें तो जो उम्मीदवार को अधिक वोट मिलेगा उसको जीत जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी कर देती है कि मेरे इतने लोग हैं, इतने लोगों को हम जिताना चाहते हैं, और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनाव की इसी व्यवस्था को हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अर्थात आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि इस प्रणाली में प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशी की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है। अगर मान लीजिए कि ये पूरा एरिया है और इससे 5-10 को सीट दे दिया गया, तो ये 10 लोगों की अपनी क्या करेगी, सूची जारी कर देगी और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उसी प्राथमिकता सूची से चुन भी लेगी जितना उसको कोटा दिया गया। 10 को जारी किया और इसको कोटा में कितना मिल गया, 10 मिल गया, तो इसी 10 में से वो क्या करेगी, अपना 10 आदमी को उम्मीदवार को चुन लेगी। हो सकता है कि इन्होंने 10 आदमी की टिकट जारी किया और इनको कोटा में कितना मिला, 5 मिला, तो इसी 10 में से कोई भी 5 व्यक्ति को क्या करेगी, ये चुन लेगी। इस तरह से पहले ही चुन लेती है, यानी पार्टी ही जारी करती है, पार्टी ही चुनती है, उसमें लोगों की भूमिका नहीं होती है। इसी व्यवस्था को हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। इजराइल में मतगणना के हिसाब से संसद में सीट दी जाती है। इजराइल में चुनावी पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची बनाकर दे देती है, उसी हिसाब से उस पार्टी को संसद में सीट दे दिया जाता है और इसी व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हम कहते हैं और इसी प्रणाली से वो आगे काम अपना करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने समझ लिया, एक विधि होती है। दूसरा हमारा इसमें एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार से होते हैं। जैसे कि एक तो पूरे, हमने कहा कि पूरा एरिया को ही उसने मान लिया। दूसरा होता है जैसे इजराइल और नीदरलैंड में पूरे देश को ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त वोट के अनुपात में उसे सीट दे दी जाती है, जितना जिसके अनुपात में सीट मिला उसको दे दिया गया। दूसरा प्रकार अर्जेंटीना और पुर्तगाल में, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और उसके हिसाब से उसको चुनाव में वोट दे दी जाती है, उसको मिल जाता है। अगला है दोस्तों कि पूरे देश में एक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर, ये प्रणाली दो प्रकार की होती है। पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र बनाकर और पूरे को जारी करना, इजराइल और नीदरलैंड जैसी व्यवस्था। और एक होता है बहुसदस्यीय निर्वाचन में बांट करके, जैसे कि अर्जेंटीना और पुर्तगाल। प्रत्येक पार्टी अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की सूची जारी करती है, जिसका नाम सूची में होता है, वह प्रत्याशी चुनाव लड़ता है और उसके बाद वो जीत जाता है। ये हो गया हमारे यहाँ। हमारे संविधान में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, मतलब 4 गो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव के लिए यह प्रणाली अपनाई जाती है और इसी प्रणाली के तहत हमारे देश में चुनाव करा लिया जाता है। इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ये थोड़ी सी समझ में बच्चों को कम आता है, डिटेल में हमने समझा दिया है, आप इसे पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज एसी नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए हम भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन क्या करें, क्लास तो लेना ही पड़ता है, क्लास तो ले ही रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यान से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।